बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी सूरत हाल इंटरेस्टिंग हो गई है और बड़ी खलबली मची हुई है और तलाश जारी है कि ये डब्बे खोलने का हुक्म किसने दिया था, कौन था जिसने जैसे वकला बाहर आए तो उसने कहा कि डब्बे खोल दिए जाएं और साथ ही रसगुल्ले और मिठाइयाँ तकसीम होना शुरू हो गई। और अब जो है वो रोला क्योंकि बढ़ गया है, मसला बढ़ गया है, तो अब वो कह रहे हैं कि वो बंदा ट्रेस करें, वो बंदा देखें कि कौन बंदा था और वो कितने आदमी थे जो मिठाइयाँ लाए हुए थे और किसने उनको कहा कि डब्बे खोल दो और मिठाई तकसीम करना जो है वो शुरू कर दो। मैंने कल अजमल जामी साहब के साथ हमारा एक सेशन हुआ, मैं और अदील बड़ाई साहब थे, जो कि मैंने वीडियो कल यानी आज सुबह 3 बजे 4 बजे लगा भी दी थी क्योंकि रात 2-3 बजे हमारी वो कन्वर्सेशन हुई। मैंने उसमें एक बात की थी, वो बहुत आगे जाके वो बहुत लोगों ने शायद ना सुनी हो। मैंने उसमें एक हवाला दिया था कि शफ़कत बुज़दार साहब हैं, टीचर हैं लिया में, उनका बताते होते हैं हमारे दोस्त ईसा नकवी साहब। वो कहते हैं कि ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, पहले आपको बता दूँ कि चलो आम लोगों को तो नहीं समझ आई थी और चलो हम जैसे लोगों को भी नहीं समझ आई थी कि सही फ़ैसला के अंग्रेज़ी में क्या है, लेकिन वो सीनियर तरीन वकला जो इस वक्त बाहर के रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं वकला के, जो जिनको जजेस कहते हैं कि हम आपकी किताबें पढ़ के हमने वकालत सीखी है और वकालत सीखी थी और चीज़ें सीखते हैं और सीखी हैं, उनको भी समझ नहीं आई थी। अगर उनको समझ आई थी तो फिर उन्होंने क्यों ये काम किया था कि खोल दो डब्बे और खिला दो मिठाइयाँ और खिला दो रसगुल्ले और सब कुछ कर दो और मुंह मीठे करवा दो। मैं वो वजह भी बताता हूँ आपको। लेकिन वो शफ़कत बुज़दार साहब पे आते हैं। शफ़कत बुज़दार साहब लिया के हैं और शफ़कत बुज़दार साहब टीचर हैं, तो शायद ईसा नकवी साहब के भी टीचर थे। तो वो कहते होते थे, मैं सराइकी में बता देता हूँ कि सारे जेडे सराइकी जवान हैं उन्होंने 2 मसले हैं, एक BA दी अंग्रेज़ी, एक चाचे दी धी। कि वो ये कहते थे कि हमारे जो नौजवान हैं सराइकी, वो अपने क्योंकि इलाके की बात करते थे, उनके 2 मसाइल हैं। एक BA की अंग्रेज़ी उनसे पास नहीं होती, सप्ली आ जाती है, बड़ा उनको मसला होता है। और दूसरा चाचे दी धी, चचा की बेटी। ये उन्होंने वो कहा है, आप कहें कि मुहावरतन, यानी जैसे ही वो कुछ करने के काबिल होता है कि वो चलो आगे एजुकेशन के लिए जाए और कोई आगे जाके बड़े शहर में, क्योंकि ये हमारे यहाँ हमारे इलाकों में ख़ास तौर पे मैंने अपने इलाकों में देखा है, बड़ा मसला होता है कि घर के करीब रहना है, घर से दूर नहीं रह सकते हम। तो वो कहते हैं जब वो इस काबिल होते हैं कि डिग्री ले भी लें और कहीं पर उनको भेज दिया जाए, क्योंकि बड़े शहरों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े शहरों में, लेकिन उनको घर वाले कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो, बस तुमने पढ़ना था पढ़ लिया, यहीं को थोड़े छोटा मोटा काम कर लो और तुम्हारी चाचे की धी के साथ, मामे की धी के साथ, फूफी की धी के साथ, ये सराइकी मैं कह रहा हूँ कि उनकी चचा की बेटी के साथ, खाला की बेटी के साथ, फूफी की बेटी के साथ तुम्हारी बस शादी करने लगे हम। तो वो ये कहते थे कि 2 मसले हैं, एक BA की अंग्रेज़ी, एक चाचे की बेटी, BA की अंग्रेज़ी और चाचे की बेटी। तो चलो आम लोगों को समझ नहीं आई, या हमारे जैसे बैकवर्ड इलाकों को जो आम स्कूलों में पढ़े हुए हैं, हमें तो चलो नहीं समझ आई थी। वो बड़े बड़े वकील, वो बड़े बड़े जो कानून जजों को भी पढ़ाते हैं और बताते हैं और असिस्ट करते हैं, उन्होंने क्यों इतनी जल्दी कर दी। और मैं आपको सबूत भी दूंगा कि इस वक्त इनके आपस में जो इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं वकला में और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने हमें गलत गाइड किया। बहुत से वकला कह रहे हैं कि हमें हमारी क़यादत ने गलत गाइड किया। तो उनको भी समझ नहीं आई थी समझ, पता उनको लग गया था। हुआ ये कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जब ये बाहर निकले तो 4-5 जो बड़े थे वो साइड पे गए, उन्होंने सर जोड़े और उन्होंने कहा कि क्या करना है। उन्होंने कहा है कि करना ये है, इससे पहले कि हुकूमत अपनी फ़तह का ऐलान करे, तुम लोग ऐलान कर दो कि हम जीत गए हैं, रोला डाल दो कि हम जीत गए हैं। और उस रोले में क्या हुआ, वो बड़े बड़े सहाफ़ी, वो बड़े बड़े जुगादरी, वो बड़े बड़े एंकर, वो एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, वो शर्म हया वाले ख्वाजा आसिफ साहब, वो कायदे मिल्लत इस्लामिया फजल रहमान साहब, वो बड़ी बड़ी क़यादतें, वो बड़े बड़े लीडर, वो बड़े बड़े रहनुमा, वो सारों ने फ़तह का जश्न, ट्वीटें, बयान अपने भेजे और मीडिया की मिन्नतें करके चलवाया कि हमारा भी चलो, ताकि वो जब टीवी पे चले तो ज़ाहिर है मॉनिटरिंग हो रही होती है, हर जगह पे जाती है, ताकि काजी फ़ाइज़ा साहब तक भी ये बात पहुंच जाए कि हमें बड़ी खुशी हुई है और आपके उसके ऊपर आपके क्लियर होने पर, और अदलिया में भी ज़रा मैसेज आया कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, कि अदलिया ने बहुत बड़ा फ़ैसला दिया माशाल्लाह। उन्होंने भी सारों ने बयान जारी कर दिए। इन्होंने ना वो देहाती स्टाइल अपनाया है। देहातों में क्या होता है, कुश्ती हो रही होती है, कबड्डी हो रही होती है, जब वो देखते हैं कि अब हमारा कोई वो उसके नीचे लगने लगा है, हमारा जो वो हमारा खिलाड़ी है, लेकिन वो थोड़ा सा जब ऊपर आता है तो वो उसको उठाते हैं, कंधों पे बिठाते हैं और रोला डाल देते हैं, ढोल की थाप पे भंगड़ा डालने लग जाते हैं, हमारा पहलवान जीत गया है। वही किया है। या वो मुर्गों की लड़ाई देहातों में होती है कि बस वो जब हारने लगे
आओ और रोला डाल दो और कहो कि हमारा मुर्गा जीत गया है। वही काम किया है कि रोला डाल दिया। अब वो बड़ा उनको मसला हो रहा है कि भाई वो कौन लोग थे, किसने ये कहा था, डायरेक्शन किसने दी थी, किसने ये कहा था कि डब्बे खोल दो, कि कल से पहले रात 12 बजे तक, आपको पता है रात 12-1 बजे तक जो है वो पूरा जश्न हुआ। और ये अक्सर हमारे यहाँ इलेक्शन में होता है कि सारी रात जश्न होता रहता है कि जीत गया है उम्मीदवार। सुबह जब वो रिज़ल्ट बाकायदा अनाउंस होता है तो पता चलता है कि वो हार गया है। रात वो जिन्होंने भंगड़े डाले होते हैं वो बेचारे जो थक हार के सोते हैं, वो दोपहर 2 बजे जागते हैं तो उनको पता चलता है कि रात तो जो वो हम भंगड़े शंगड़े डाले हैं, अपने आप को थकाया है, वो तो हमने फजूल ही किया है, बेलज़्ज़त गुनाह किया है, हमारा तो उम्मीदवार हार गया है। अब इनके अपने अंदर इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि आपको सेंसिबल तरीके से एक्ट करना चाहिए था आप। और मैं आपको बताऊँ, हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, ARY के रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। हसन अयूब साहब ARY से कवर करते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट को, राशिद हबीब साहब और हसन अयूब साहब। तो हसन अयूब साहब ने, मैंने एक ट्वीट किया तो उसके रिप्लाई में उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि जब मुनीर मलिक साहब निकले तो मुनीर मलिक साहब को मैंने कहा कि वकला ने क्या आपका मुंह मीठा करवाया है? तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि पनामा केस के फैसले के बाद से मैंने ये तय किया हुआ है कि जब तक तफसीली फ़ैसला ना आए तो मिठाई जो है वो नहीं खानी चाहिए, और उन्होंने मिठाई नहीं खाई। अब मैं आता हूँ दूसरे मामले के ऊपर कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। अगर रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे तो भी रिव्यू पिटीशन इतने जल्दी फिक्स नहीं हो सकती। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये फैसला देने वाले थे 10 जजेस। छुट्टियाँ सुप्रीम कोर्ट की स्टार्ट हो चुकी हैं। छुट्टियों में ये होता है कि जब कोई जज छुट्टियों पे आउट ऑफ कंट्री चला जाता है या कोई और उसकी मसरूफियात होती हैं, वो मुकम्मल तौर पे छुट्टी पे चला जाता है तो ठीक है, वरना जजेस अपने अपने शहर में वहाँ पे बेंचेस में बैठते हैं। जो कराची के जजेस हैं वो कराची बैठ जाते हैं, जो लाहौर के जजेस हैं वो लाहौर बैठ जाते हैं, जो कुछ जजेस इस्लामाबाद ज़रूर रहते हैं, 1 या 2 बेंच इस्लामाबाद ज़रूर काम करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि इस हफ्ते जो अगला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें इस्लामाबाद में याया अफरीदी साहब, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो इस फैसला देने वाले जजेस में शामिल हैं। याया अफरीदी साहब, फैसल अरब साहब, ये बेंच नंबर 2 में बैठे हुए हैं मुशीर आलम साहब के साथ। बेंच नंबर 3 जो है वो उमरता बंदियाल साहब, मुनीब अख्तर साहब, काजी मोहम्मद अमीन साहब। यानी 10 में से 5 जजेस बैठे हैं इस्लामाबाद, 2 जजेस लाहौर बैठे हैं, मंजूर मलिक साहब और मंसूर अली शाह साहब। 2 जजेस बैठे हैं कराची में से, मकबूल बाकिर साहब और सजाद अली शाह साहब। अब ये 9 जजेस हैं जो 5 इधर बैठे हैं इस्लामाबाद, 2 लाहौर, 2 कराची, और एक जज साहब किसी उसमें नहीं है, मैंने कॉज लिस्ट देखी है, मजहर आलम मियां खेल साहब, यानी वो छुट्टी पे हैं। दूसरी बात यह है, अब क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं और हो सकता है इस हफ्ते जैसे मजहर आलम मियां खेल साहब नहीं है, ये भी हो सकता है कि मजहर आलम मियां खेल साहब आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं और भी जजेस जा सकते हैं, क्योंकि इन छुट्टियों में जजेस जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना होता है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। किसी की फैमिली, बच्चे बाहर हैं, किसी ने वैसे ही जाना है विज़िट के ऊपर, या कोई और मसरूफियात होती हैं, तो ये इन दिनों में जजेस की छुट्टियां होती हैं और वो कई बार ऐसे होता है कि कई जजेस आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं। तो कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि दोबारा ये 10 जजेस सारे यहाँ पे आएँ, बिठाए जाएँ और रिव्यू पिटीशन जो है वो दोबारा फिक्स की जाए। और मैं आपको एक और चीज़ ये भी बता दूँ, बल्कि इसके ऊपर क्योंकि ये टेक्निकल एक पॉइंट है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ एक वीडियो करूँ, ज़रा इस पर भी बात करें कि रिव्यू पिटीशन जो है वो उसका क्राइटेरिया क्या होता है और ये एक्सेप्ट हो सकती है नहीं हो सकती, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं आता हूँ एक आखिरी पॉइंट के ऊपर। मैंने एक चीज़ देखी, हमारे एक दोस्त ही हैं एंकर, मैंने देखा कि यार ये तो बड़े सेंसिबल हैं, बड़े मैच्योर हैं और बड़ा इनका बैलेंस्ड ओपिनियन होता है, लेकिन उनका मैंने देखा उन्होंने रगड़ उगड़ दिया सारे उसके ऊपर कि हुकूमत को, सदर को फारिग हो जाना चाहिए, इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, हुकूमत बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, और काजी फाइज इसाक का बहुत बड़ी फतह और ये और वो। और मैंने कहा यार पता नहीं क्यों। अच्छा, हुआ ये कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आ गई कि उनके चैनल के ऊपर उनको लिया गया ट्रांसमिशन में। वो मैंने देखा कि यहाँ इनकी देखूँ क्या राय है। वहाँ से मुझे पता चला कि उसी प्रोग्राम में एक बहुत बड़े वकील बैठे हुए थे, और वो वकील, हालांकि वो उनको भी मैं पसंद करता हूँ, बड़ी अच्छी उनकी भी ओपिनियन होती है, लेकिन उस वकील साहब ने क्या किया कि उन्होंने भी अभी फैसला नहीं पढ़ा था और उन्होंने भी काम उठा दिया। जब उन्होंने वो सारी बातें कहीं तो वो जो एंकर साहब थे उन्होंने जब उस वकील को सुना, और उस वकील पे मैं भी एतमाद करता हूँ, अगर मैं इस केस को ना सुन रहा होता, अगर मुझे इस केस का नाम पता होता तो मैं उनकी बात को समझता कि वो ठीक कह रहे हैं। उस एंकर हमारे दोस्त ने उस वकील साहब की बात सुन के और काम शुरू किया, और अब वो इतने आगे निकल गए हैं कि पीछे वापस आना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, जितनी सख्त उन्होंने लाइन ले ली है। और मसला यही होता है
जब आपको केस के बैकग्राउंड का नहीं पता होता, जब आपको फैक्ट्स का नहीं पता होता, फिर आप नहीं, मैंने बड़े बड़े वकीलों को टीवी चैनल्स के ऊपर देखा है कि उनको पता ही नहीं था चीज़ों का कि असल में फैक्ट्स हैं क्या, उन्होंने फॉलो नहीं किया। देखें, बहुत सारे लोगों ने इस केस को उस दिन फॉलो करना शुरू किया जिस दिन मकबूल बाकर साहब के रिमार्क्स आए कि जहन में रखें कि एक हुकूमत को जजेस की जासूसी करने पे घर भेज दिया गया था। उस वक्त अपोजिशन ने काम उठाया, अपोजिशन ने कहा हुकूमत गयो, फारिग गई हुकूमत और शुरू किया उन्होंने मामला। तो उसके बाद से इंटरेस्ट जो है वो इस प्रोसीडिंग में बढ़ गया। जब इस प्रोसीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ा तो फिर सब ने इस तरफ आए। उस वक्त तक 35-36 समातें हो चुकी थी। अब मुझे बताएं कि 40-45 समातों में जो 70-80 घंटे की प्रोसीडिंग है, जिसने वो 70-80 घंटे नहीं सुने हुए उसको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता हो सकता। अच्छा, फिर हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है, मैंने कई बार कहा है कि हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं, हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे जो सीनियर कई वकला हैं, वो वकला का तो चलो यह है कि वो अपने कई वकील जो वहाँ पे मौजूद होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। एंकर्स जो हैं, हर एंकर के दो चार रिपोर्टर दोस्त होंगे। एक है वो मुझे गलत समझता है, मुझे बुरा समझता है, कहता है जी ये गलत रिपोर्टिंग करता है, ठीक है, उनकी राय है। किसी और को तो वो समझते होंगे ना कि वो ठीक रिपोर्टिंग करता है, उससे पूछ लें। पूछते नहीं हैं, क्लैरिटी नहीं होती और एनालिसिस देना शुरू कर देते हैं। और कई लोग उन वकला को सुन के ना और अपना माइंड बना लेते हैं और फिर ऐसे आगे निकल जाते हैं अपनी राय बना के उनको सुन के कि उनके लिए फिर पीछे आना मुमकिन नहीं होता। यही वजह है, मुझे अदील वड़ाई साहब ने कहा जब सुप्रीम कोर्ट से निकले, कहते हैं यार आप ने सही नहीं उस वक्त अपना एनालिसिस दिया जब हम वहाँ से निकले। मैंने कहा अदील वड़ाई साहब ये तो मैंने निकलते ही ट्वीट कर दिया था कि जब वो मैंने देखा कि मिठाइयाँ खा रहे हैं, निकलते मैंने ट्वीट कर दिया कि ये मिठाइयाँ जो खा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बात की थी कि मेरा अपना एक तरीक़ाकार है, मैं जब तक 3-4 लोगों से बात नहीं कर लेता, डिस्कस नहीं कर लेता, तब तक नहीं मैं उस तरह से अपनी राय सही बनाता। और मैंने फिर वही हुआ कि मैंने बैरिस्टर साद रसूल साहब से, कुछ और लोगों से बात की, कुछ सीनियर रिपोर्टर से बात की, कुछ लोगों से डिस्कस किया, चीज़ें सब कुछ करके, और मैंने मेरा ख्याल है कोई फ़ैसला आने के 7-8 घंटे बाद अपनी राय की वीडियो जो है वो अपलोड की थी, जब तक मुझे खुद चीज़ों के ऊपर मुकम्मल क्लैरिटी नहीं थी। ये तो मुझे पता था कि हाथ हो गया है, ये भी मुझे पता था कि हुकूमत जो चाहती थी वो हुकूमत को मिल गया है। गो के हुकूमत के लिए एक सेटबैक तो था कि उनका रेफरेंस खारिज हो गया, लेकिन वो भी मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेलाफाइडीन फैक्ट्स के ऊपर जो मैं समझता हूँ नहीं हुआ, मेलाफाइडीन लॉ के ऊपर हुआ है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़रो। अल्लाह हाफ़िज़।